हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा करंट अफेयर का वीडियो। जी हाँ, और ये करंट अफेयर का वीडियो आपका ना ही ये सिर्फ एसएससी बल्कि ये रेलवे ग्रुप डी और जो आपके अग्निवीर के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपके आर्मी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो आपके हो नेवी में, तो उन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं अग्निवीर पे भी जो करंट अफेयर है उस पर भी इस पर काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस किया गया है। ओके, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 2021 में विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की हैं? तो किस राज्य ने की है 2021 में विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा उड़ीसा और डी कर्नाटका। तो सबसे ज़्यादा जो बैठकें की हैं वो किस स्टेट ने की हैं, यानी कौन सी राज्य ने की, वो भी 2021 में। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो कौन है? वो है केरल। जी हाँ, तो केरल ने की है। जैसे कि थिंक टैंक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च पीआरएस के हालिया अध्ययन के अनुसार केरल ने 2021 में, किसने 2021 में 61 दिनों में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें की हैं, 61 की हैं। 2016 से आंकड़े अगर देखें यहाँ 2016 से और 2019 के बीच में तो 53 दिनों के औसत के साथ टॉप पर रहा है। केरल के बाद जो अगर सेकंड स्टेट पे देखें जो सबसे अधिक उन्होंने विधानसभा सीटें की हैं तो वो की हैं किसने? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने कितने टाइम पीरियड किया है? तो उन्होंने 43 दिन का टाइम पीरियड किया। और उसके बाद आता है हमारा कर्नाटका, थर्ड पोजीशन पर कर्नाटका ने 40 दिन की औसत बैठक की है। और तमिलनाडु जाता है फोर्थ पोजीशन पर, इसने की है 34 दिन की सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की जो बैठकें की हैं। तो इन्होंने कितने दिन की हैं? इन्होंने 34 दिन की की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तमिलनाडु ने 34 दिन की की है, कर्नाटक ने 40, उड़ीसा ने 43 और जो की है केरल, इसमें क्या है टॉप पर रहा, यानी 61 दिनों के साथ इसने सबसे ज़्यादा ये बैठकें जो है की हैं। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा पीची वन्य अभ्यारण्य। पीची वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ एक नई बांध प्रजाति प्रोटिस्टिका एनामलाइका देखी गई है, किस राज्य में है? तो एक कौन सी स्टेट में है? तो जैसे कि पीछे जो वन्यजीव एक अभ्यारण्य है जिसको मतलब कि एक किसी राज्य में देखा गया है, तो आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? वो है हमारा ऑप्शन बी। कहाँ देखा गया? तो इसको बी कर्नाटका में देखा गया, सॉरी केरल में देखा गया है। बी इस केरल से। जैसे त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के कीट वैज्ञानिकों ने हाल ही में त्रिशूर में पीची वन्यजीव अभ्यारण्य में पश्चिमी घाट से प्रजाति अन्नामलाई रीड टेल और प्रोटिस्टिका एनामलाइका की पहचान इन्होंने क्या है की है। तो ये काफ़ी मतलब डेंजर नाम दिखता है। ये क्या है? प्रोटिस्टिका एनामलाइका देखी गई है। जो कहाँ दिखी? ये दिखी गई केरल में। इसके साथ केरल में ओडोनेटस की जो संख्या है वो कितनी है? ओडोनेटस की संख्या वो हो गई 182। ओके, कीट को पहली बार मुन्नार परिदृश्य के पीची वन्यजीव में, कौन सी? जो पीची वन्यजीव में इसको पौनमुड़ी पहाड़िया में देखा गया था। जीनस प्रोटिस्टिका सेल्स में पतली निर्मित डैम फ्लाइज होती है जिन्हें आमतौर पर रीड टेल्स या शैडो डैम्फल्स के रूप में भी इनको क्या होता है? जाना जाता है। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा लेजिस्लेटिव डेटा बैंक LDB प्रोजेक्ट जो खबरों में रहा है किस मंत्रालय से संबंधित है? तो कौन सी मिनिस्ट्री से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी MSME मंत्रालय या ऑप्शन डी भारी उद्योग मंत्रालय। तो जो LDB है यानी कि लेजिस्लेटिव डेटा बैंक है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। जैसे कि जो LDB है इसके ने 50 मिलियन एग्जिट कंटेनरों को संभालने का एक मील का पत्र क्या हुआ एक साबित हुआ है, जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने उपलब्धि के लिए NICDC जिसको की है NICDC रसद डेटा सेवाओं की सराहना की है, जिसका यानी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के लिए खरा है। जो NICDC का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंडस्ट्रियल गलियारा जैसे कि विकास निगम के लिए खड़ा है। LDB भारत के एक्जिम कंटेनर वॉल्यूम में जो 100% ये क्या करता है उसको संभालता है। कितना है?
100% इसको प्रतिशत संभालता है। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिग डेटा एक्जिम कंटेनर मूवमेंट की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए क्लाउड आधारित समाधान के माध्यम से RFID तकनीक का क्या करता है, ये उपयोग करता है। जो आइडेंटिफिकेशन जो तकनीक होती है उसके ज़रिए इसका क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वन्यजीव विभाग के 6 संरक्षित क्षेत्रों में एक साथ हर पेटोफोना, उभयचर और सरीसृप सर्वेक्षण किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, बी मुन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और डी पक्के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जो है जो 6 संरक्षित क्षेत्रों में से जो एक साथ हर पेटोफोना जो सर्वेक्षण किया गया है वो किया गया है ऑप्शन बी, यानी कि मुन्नार वन्यजीव प्रभाग में। मुन्नार वन्यजीव प्रभाग के 6 संरक्षित क्षेत्रों में से एक हर पेटोफोना यानी उभयचर और सरीसृप सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण की इसमें कितनी प्रजातियां हैं? इसमें 60 प्रजातियां सर्वेक्षण की हैं और 74 सरीसृपों की स्थिति दर्ज इसमें क्या की गई है। ठीक है, यह पहली बार था जब सभी संरक्षित क्षेत्रों को कवर करते हुए, यानी कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है जिसमें हर टॉफ्यूनल सर्वेक्षण क्या है इसमें किया गया था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन कर्मियों पर हाल ही में हुए हमले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ इन्होंने क्या की है, चर्चा की है? तो भारत ने किस देश के साथ की है? तो आपके ऑप्शन है ए सूडान, बी कांगो, सी इथियोपिया और डी श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर वो है क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कांगो के साथ उन्होंने किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन कर्मियों पर हाल ही में हुए हमले के लिए के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस के साथ चर्चा की है। उन्होंने शीघ्र जांच कराने की भी मांग की है। इस हमले में हमारे 2 इंडियन सोल्जर हैं जिन्हें शांति सैनिकों की मौत हो गई, यानी कि ये UN में सेवा देने के लिए गए थे, जिन्हें हम पीस कीपिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। और इनकी जो ड्रेस होती है उनमें एक तरह से ब्लू फ्लैग होता है जो शांति का परिचय देता है। कुल मिलाकर अगर देखी जाए तो इंडियन जो डिफेंस पर्सनल है 177 शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन सेवा में सेवा करते हुए इन्होंने क्या सर्वोच्च बलिदान दिया है। ओके, तो जैसे कि महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र के, तो वह एंटोनियो गुटेरस हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो है सूर्य मंदिर, जो किसका नाम क्या है, मार्तंड। आपके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी जम्मू कश्मीर, सी हरियाणा और डी बिहार। तो ये मार्तंड सूर्य मंदिर जो अनंतनाग जम्मू कश्मीर में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये अनंतनाग के जम्मू कश्मीर में स्थित है। इससे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल ने एक धार्मिक समारोह को लाल झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें उपराज्यपाल कौन है वहाँ के, मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा वहाँ के कौन है, उपराज्यपाल हैं। हाल ही में हिंदू तीर्थयात्रियों के एक समूह ने इसके परिसर में प्रवेश किया है, 1 घंटे तक प्रार्थना सत्र आयोजित किया। साइट को गैर जीवित, कैसा है जो साइट है उसको गैर जीवित संरचित स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया गया, जहां अनुमति के बिना कोई अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इसमें एक परमिशन चाहिए, क्योंकि जो मार्तंड सूर्य मंदिर है ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में है और जो काफ़ी एक डिस्टर्ब एरिया है। ओके, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग के अनुसार कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले युवा इलेक्टोरल कार्ड के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं? कितने मतलब कि आवेदन कर सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा क्या है, सी 17। जी हाँ, जैसे कि इंडियन इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 17 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अब मतदाता सूची में नामांकन के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर वो 17 साल कंप्लीट कर चुका है तो वो यहाँ से आवेदन दे सकता है कि उसका जो नाम है उसको जो वोटिंग लिस्ट है उसमें जोड़ा जाए। अब 17 साल कर दी, हर तिमाही में मतदाता यानी कि हर 3 महीने के उपरांत वो सूची में अपना नाम ऐड करवा सकता है। और इससे पहले चुनाव आयोग की सिफारिशों के बाद कानून मंत्रालय ने 4 योग्यता तिथियां दी हैं, जैसे कि इन्होंने एक डेट भी घोषित की है, जैसे 1 जनवरी को आप ऐड करा सकते हैं यदि आप 17 साल के हुए। यदि आप मार्च में 17 साल के होते हैं तो आप 1 अप्रैल से करा सकते हैं।
1 जुलाई 1 अक्टूबर को आप सूची में क्या है पंजीकरण करा सकते हैं। और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या है इस स्थिति में संशोधन किया गया है। ओके, लेकिन वोटिंग की जो एज रहेगी वो खाली 18 साल रहेगी, लेकिन आप इसमें नाम सूची में नाम जुड़वाने के लिए यदि आप 17 कंप्लीट कर गए हैं तो आप इसमें आसानी से ऐड करवा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है। चाबहार पोर्ट काफ़ी एक अहम पोर्ट है, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था, लेकिन ये कौन सी देश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे कि ऑप्शन देखेंगे, ए अफगानिस्तान, बी नेपाल, सी ईरान और डी कजाकिस्तान। तो जो चाबहार बंदरगाह है जो ईरान में स्थित है, कहाँ स्थित है, ये ईरान में स्थित है। ये एक रणनीतिक बंदरगाह है जो मध्य एशिया क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक पारगमन केंद्र है। चाबहार दिवस अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, जिसे हम क्या कहते हैं, INSTC कहते हैं, की शुरुआत चिन्हित करने के लिए बनाया गया था। भारत और मध्य एशिया के बीच कार्गो की आवाजाही को कम करने के लिए एक भारतीय दृष्टि, जिसे हम चाबहार दिवस के अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इंडियन पोर्ट्स ग्लोब लिमिटेड, क्या है, इंडियन पोर्ट्स, जिसे हम कहते हैं IPGL, इंडियन पोर्ट्स ग्लोब लिमिटेड के साथ जिसे चाबहार विकास परियोजना में भाग लेने के लिए बनाया गया था। मुंबई में एक सम्मेलन क्या किया गया था, एक आयोजन किया गया। तो चाबहार पोर्ट अगर रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी एक अहम रोल साबित करता है, क्योंकि अभी जो ग्वादर पोर्ट है वो किसके थ्रू डेवलपमेंट किया जाए, तो ये चाइना के थ्रू डेवलपमेंट किया जा रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू। और तो इंडिया ने किसको डेवलप किया, इंडिया ने जो डेवलप किया वो है ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट को। ओके, तो ईरान क्या होगा, हमें इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में गठित टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है। तो ये टास्क फोर्स है, इसका प्रमुख कौन है, आपके ऑप्शन है, ए अमिताभ कांत, बी VK पॉल, सी मनसुख मंडाविया या डी भारती पवार। तो मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए जो एक टास्क फोर्स को गठित किया गया है, तो इसके जो अध्यक्ष वो कौन है, वो है VK पॉल है। ओके, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत में मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स गठित की है, और टास्क फोर्स की जो इसकी अध्यक्षता है, नीति आयोग के सदस्य कौन है, VK पॉल हैं, वो इसके अध्यक्ष होंगे। टास्क फोर्स के जो सचिव हैं, टास्क फोर्स के सचिव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मा और बायोटेक भी शामिल है, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और यह सरकार को नैदानिक सुविधाओं के विस्तार और बीमारी के खिलाफ टीकाकरण की जांच के बारे में ये एडवाइस देता है। भारत में अब तक जो मंकी पॉक्स के जो केसेस हमें मिले हैं वो कितने हैं, 4 केसेस मिले हैं। कितने केसेस मिले हैं, तो हमें 4 मामले मिले हैं, जिसमें केरल में हमारे पास 3 है और दिल्ली में अभी तक कितना मामला आया है, 1 मामला सामने आया है। तो ये भी काफ़ी डेंजर डिसीजेस है अगर इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एक्स विनबैक्स 2022 भारत और किस देश के बीच में आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो ये इंडिया और कौन सी देश की मिलिट्री है उसके साथ ये अभ्यास है। आपके ऑप्शन है, ए फ्रांस, बी जापान, सी वियतनाम और डी ओमान। तो ये एक्स विनबैक्स जो एक एक्सरसाइज है वो इंडिया और वियतनाम के साथ होती है। ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसे हम इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में हम इसको एक्स ऐसे लिखेंगे एंड विनबैक्स, क्योंकि आपके इंग्लिश में भी अगर नेम दे सकता है आपकी ग्रुप डी और अग्निवीर या आपके जो मतलब 10+2 लेवल के एग्जाम है उनमें। 20 दिवसीय सैन्य अभ्यास हरियाणा के चंडी मंदिर में आयोजित होने वाला था। ये कितने दिन का था, ये तो 20 दिनों का ये अभ्यास था जो हरियाणा में होने वाला था। अभ्यास का जो विषय है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए एक इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल कंपनी की क्या है तैनाती करना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो पीस की मिशन में जाते हैं उनमें हम कम इंजीनियर्स भी भेज सकते हैं, एक मेडिकल को टीम भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं एक सर्विस देती हैं। ठीक है, जो एक्स विनबैक्स एक्सरसाइज है वो किसके साथ होती है, वो इंडिया और वियतनाम के साथ होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 में व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस का विषय क्या था। तो उनका जो सब्जेक्ट था वो क्या था। आपके ऑप्शन है, ए प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग, बी किसी को भी अवैध व्यापार नहीं छोड़ना, सी अवैध व्यापार का पुनर्वास और डी साथी मानव।
तो व्यक्तियों की जो तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस का जो थीम थी वो क्या थी, तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। जैसे व्यक्तियों की तस्करी, यहाँ में मतलब व्यक्तियों की तस्करी होती है, और जो इसके खिलाफ जो हम जो डे मनाते हैं वो हर साल मनाते हैं। वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम 30 जुलाई को। जी हाँ, 30 जुलाई को असल मनाया जाता है, और इस वर्ष भी आयोजन किया गया था। तो इस वर्ष जिसका जो थीम थी, इसका जो सब्जेक्ट था वो था प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। ब्लू हार्ट अभियान भी शुरू किया गया था, जहां नीला दिल अवैध व्यापार करने वालों की उदासी का प्रतिनिधित्व करता है, और साथ ही मनुष्य को खरीदने और बेचने वालों की शीतलता का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है तरह से, यानी कि उनको बेचा और खरीदा जाता है। तो उसके अगेंस्ट में एक दिवस मनाया जाता है, जो कब मनाते हैं? वो हम 30 जुलाई को मनाते हैं। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जापान के साथ एक नया संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अर्धचालक अनुसंधान केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है एक नया संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अर्धचालक अनुसंधान केंद्र को? आपके ऑप्शन है ए यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, और डी जर्मनी। तो जो नया संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अर्धचालक अनुसंधान केंद्र को जो शुरू करने की घोषणा की है वो भी जापान के साथ मिलकर, तो वो की है यूएसए ने, यानी कि अमेरिका ने की है। अमेरिका और जापान ने जिस संयुक्त मतलब कि दोनों की जॉइंट कॉम्बिनेशन से इसको शुरू किया गया, जिसे अगली पीढ़ी के अर्धचालकों के लिए संयुक्त अनुसंधान पर काम करने और महत्वपूर्ण घटकों का एक सुरक्षित स्रोत को स्थापित करने के लिए हाल ही में अमेरिका और ये जापान के बीच में इसकी क्या है, एक वार्ता की गई है, यानी कि इनके 2+2 डायलॉग किए गए हैं इनके बीच में। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? आपके ऑप्शन है ए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, बी केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, सी केंद्रीय गृह मंत्रालय, और डी केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय। जैसे कि द क्राफ्ट्स, जो क्राफ्ट्स विलेज स्कीम है किस मंत्रालय की शुरू की गई? तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारा है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, यानी कि बी। जैसे जो द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम का जो उद्देश्य है, यानी कि कारीगरों के लिए एक स्थायी आजीविका का विकल्प रूप से हस्तशिल्प को विकसित करना, यानी कि जो हाथों के द्वारा जो उनकी जो हस्तशिल्प होती हैं तो उनको एक डेवलप करना है। यह पर्यटन के साथ कपड़ा जोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्रालय की क्या है, एक पहल है। और टेक्सटाइल मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ओके, अगला ऑप्शन है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट कहाँ स्थित है? तो चाबहार पोर्ट जो स्थित है वो है ईरान में स्थित है। तो जैसे कि जो क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ओके, अगला क्वेश्चन, एक्स फिनबैक्स 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी 2 मिनट पहले। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है हमारा वियतनाम। तो इंडिया की जो विन बैक्स जो एक्सरसाइज होती है वो किसके साथ होती है? वो होती है वियतनाम के साथ, इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल को विकसित किया है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने किया? आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी रूस, सी हांगकांग, डी इजराइल। तो हाइड्रोजन ईंधन सेल को जो डेवलप किया है वो किया हांगकांग के साइंटिस्टों ने। हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसके हम शॉर्ट फॉर्म में आप गूगल पे ऐसे भी सर्च कर सकते हैं HUST के नाम से, विज्ञानियों के लिए एक नया हाइड्रोजन ईंधन सेल को विकसित किया। यह दुनिया की अब तक की सबसे टिकाऊ सेल है, सबसे किफ़ायती भी है, और यह दुनिया भर में हरित यानी जो ग्रीन एनर्जी अनुप्रयोग के दायरे का विस्तार कर सकता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और अन्य वायु प्रदूषकों को उत्सर्जित किए बिना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बिजली में परिवर्तित करके कुशलतापूर्वक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि ये काफ़ी एक अहम है, जिनसे हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, NHA की हालिया घोषणा के अनुसार कोविन ऐप को किस कार्यक्रम के लिए फिर से तैयार किया गया है? तो एक कोविन ऐप बनाया गया था, जिसमें कोविन ऐप का हम क्या यूज़ था, हमारे जो कोविड के जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट थे वो हम कोविन ऐप पे फाइंड कर सकते थे, यानी लॉगिन के थ्रू हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोविन ऐप का एक सेकंड पर्पज़ से भी इसका यूज़ किया गया है, यानी इसको किस कार्यक्रम के लिए फिर से तैयार किया गया है, यानी कि इसको रीडेवलप किया गया है। तो आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो ये जो ऐप है इसका यूज़ हम किस लिए करते थे? टीका के लिए, जिसे हम कोविड वैक्सीन कह सकते हैं, यानी कि कोविड का टीका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी, यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो जो है सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम है के लिए फिर से तैयार किया गया। कोविन के जो प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्राधिकरण की जो सीईओ हैं वो डॉक्टर RS शर्मा ने घोषणा की है कि ऐप टीकाकरण केंद्रों की खोज में मदद करेगा। यानी कि इस ऐप के थ्रू आपके जो भी आपने टीका लगवाए हैं, या वो माताओं ने लगवाए या वो जो हमारी शिशु होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी नवजात शिशुओं की रोकथाम बीमारियों के लिए बाद में टीकाकरण के लिए अनुस्मारक देगा। यानी कि वहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट्स को आसानी से जनरेट कर सकते हैं, या आपका एक रिकॉर्ड है उस ऐप में एक स्टोर रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर्स बिल बनाने के लिए क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स किस देश ने पारित किया है? तो किस देश ने पारित किया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी USA, सी UK और डी फ्रांस। तो किस देश ने विकसित किया? तो जो विकसित किया वो किया है USA ने, यानी कि ऑप्शन बी। US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सेमीकंडक्टर और साइंस बिल बनाने के लिए क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव इन्होंने पारित किया है। इस बिल को इन्होंने रिलीज़ किया। इसका जो उद्देश्य सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता और ये सब्सिडी क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। जो चीन से प्रतिस्पर्धा का जो सामना कर रहे हैं, इनका जो कॉम्पिटिशन है वो किससे? चाइना के साथ है, क्योंकि चाइना भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन करता है इन चीज़ों का। बिल US में चिप्स बनाने वाली जो कंपनियों को सब्सिडी और अतिरिक्त टैक्स क्रेडिट में 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्या करेगा? इनको प्रदान करेगा। अगर उनको टैक्स और सब्सिडी में अगर छूट टैक्स में अगर छूट मिलती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमें जो एक तरह से इम्पोर्ट है वो नहीं करना पड़ेगा, और जो हमें इम्पोर्ट की वैल्यू अगर कहते हैं, यानी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व क्या होगा ये बचेगा, तो हम उसको और दूसरे कामों में लगा सकते हैं। ओके, और हमारी जो एक तरह से जो निर्भरता है वो क्या होगी? कम होगी दूसरे पे, यानी आत्मनिर्भर बनेगी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया गया है? तो कौन से स्टेट की पुलिस को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी उड़ीसा और डी कर्नाटका। तो राष्ट्रपति के जो रंग से सम्मानित किया गया है वो कौन की पुलिस को किया गया? तो वो किया गया है तमिलनाडु की पुलिस को। जहाँ के हमारी जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में तमिलनाडु पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया है। जो उपराष्ट्रपति ने भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर की ओर से ये क्या है? पुरस्कार को प्रदान किया है। द प्रेसिडेंट कलर्स, यानी देश के लिए कम से कम 25 वर्षों की असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या राज्य पुलिस को दिए जाने वाला ये क्या है? सर्वोच्च, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एक पुरस्कार है जो एक स्टेट की पुलिस को दिया गया है। ओके, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के रंग के पुरस्कार किसको दिया गया? तो वो दिया गया है तमिलनाडु को। किसके थ्रू दिया गया? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के थ्रू दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं वेंकैया नायडू ने हाल ही में तमिलनाडु को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय अरबपति बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? यानी बिल गेट्स से क्या है? आगे निकल गया है एक कदम। तो कौन है इंडियन? तो आपके ऑप्शन है ए मुकेश अंबानी, बी गौतम अडानी, सी लक्ष्मी मित्तल और डी रोशनी नाडा। तो बिल गेट्स को भी पछाड़कर जो दुनिया के 4th जो रिचेस्ट पर्सन है वो एक इंडियन है। तो ये तो एक प्राउड मूवमेंट है ही, और लेकिन वो कौन है? वो है गौतम अडानी जी। जी हाँ, कौन है? गौतम अडानी जी हैं। जैसे कि इंडियन रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी ने बिल गेट्स को विस्थापित करके दुनिया के चौथे सबसे अमीर बन गए हैं रिचेस्ट पर्सन। इनकी अगर संपत्ति देखें तो कितनी है? 112.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। ब्लूमबर्ग्स क्या है? एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट आती है, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं 230 अमेरिकी मिलियन डॉलर के साथ पीछे छोड़ते हुए कितने हैं? 230 मिलियन डॉलर के साथ पीछे छोड़ दिया। अडानी ने इस साल अपनी संपत्ति में 36 अरब डॉलर जोड़े हैं, जो किसी और से क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? अडानी जी हैं। और 4th पोजीशन पे अगर वर्ल्ड में देखा जाता है वो कौन है? वो भी अडानी जी हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें,
और आप यदि अग्निवीर, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो हो एयरफोर्स, आपके हर सेक्शन में काफ़ी यूजेबल है। और आपके जो एसएससी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भाई, उनमें तो पूछो ही मत ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में श्योरिटी से आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड जय हिंद।